मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्लास 9 का चैप्टर जो 8 के जीवन की मौलिक इकाई कोशिका इसमें दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका अंगों के बारे में समझा, जैसे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देखें। उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लौह के बारे में और लौह के प्रकार। ये दो टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका कहा जाता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, यूकैरियोटिक की कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस कोशिका को कहते हैं? जो कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से केंद्रक पाए जाते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और जो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, उसका सिर्फ अंश होता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि आप ऐसे यूं कह सकते हो कि जो बड़े बड़े जीव होते हैं ना, जिसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, उनके अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि गाय, बैल, बकरी, भैंस, है ना, मनुष्य, ठीक है, मुर्गा, मुर्गी, ये सभी क्या है? ये जीव हैं। और इनके शरीर में जो कोशिकाएं पाए जाते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जिन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, उन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि उनमें पूर्ण रूप से केंद्रक विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसके बारे में 3 वैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया। सबसे पहले है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कोशिकाओं में, तो उसने इसका नाम 1882 में फाइला रख दिया। फ्लेमिंग ने क्या रखा था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फाइला रख दिया। उसके बाद से आए ऑल्टमैन। ऑल्टमैन 1890 में इसका नाम बायोप्लास्ट रख दिए। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ऑल्टमैन क्या रखा? बायोप्लास्ट रखा। और एक और वैज्ञानिक थे, है ना, जीव वैज्ञानिक, जिसको बेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंडा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस जीव वैज्ञानिक ने सूत्रकणिका का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था, तो बेंडा। ऐसे आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के जनक हैं ऑल्टमैन को माना जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ ऑल्टमैन, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जानकारी यही दिए थे ऑल्टमैन साहब ने। ठीक है, अब देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जितने यूकैरियोटिक कोशिका है, जिन कोशिकाओं को जिस जीवों को हम लोग देख सकते हैं अपने आंखों से, उनके शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इसे कोशिका का छूट गया है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और इसमें जो ऊर्जा बनता है, तो ऊर्जा के जो अणु उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब इसमें एक चक्र चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, चक्र चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो एक चक्र में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं, एक चक्र में जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के लिए जो चक्र चलता है उसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। और एक चक्र में कितना ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये ऊर्जा का निर्माण होता कब है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है, तो देखिए जब कोशिकाओं में शोषण क्रिया होती है तो शोषण क्रिया के दौरान क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का पावर हाउस है। अब ऐसे यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है, छड़ के आकार का होता है या गोलाकार होता है, कैसा होता है। अब जैसे देख लो, ऐसे आपको ये ऐसे मिल जाएगा ना, और इसमें ऐसे पाया जाता है, ठीक है। ये सभी जीवों में पाया जाता है, जितने कोशिका होते हैं ना सब में। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसे आकार होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं लवक के बारे में पढ़ते हैं। लवक जिसको हम लोग प्लास्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिन। कोशिकाओं में लवक की खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक है AFW। क्या है, AFW सीपर ने कोशिकाओं में लवक की खोज की थी। अब रंग के आधार पर लवक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया रंग के आधार पर, तो रंग के आधार पर लवक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हरित लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है वर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूकोप्लास्ट। याद रखिएगा आप लोग नाम, हरित लवक है ना, जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक जिसको इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और अवर्णी लवक जिसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बारी-बारी से इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है हरित लवक। ये हरित लवक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हरित लवक होता है, ये देखिए यह पत्तियों और नए तनों में पाए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो हरित लवक पत्तियों और तनों में पाया जाता है। तो पत्ती और तना क्या है, एक तरह का पादप है। क्या है, पादप जो होते हैं ना उसका एक भाग होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों और नए तनों में पाए जाते हैं। इसी के कारण पत्तियों तथा तनों का रंग हरा होता है। अब हरित लवक के कारण पत्तियों और तनों का रंग कैसा होता है, तो पत्तियों और तनों का रंग हरा होता है। आगे इसका हम रीजन और समझते हैं। इनमें उपस्थित हरा रंग पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। अब देखो यहाँ पे समझो, जो हरित लवक होता है, हरित लवक में हरा रंग कहाँ से आता है, तो हरित लवक में हरा रंग आता है पर्णहरित, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। अर्थात आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सुने भी होंगे कि जो पत्तियों का रंग होता है हरा, वो किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। आप क्लोरोफिल भी सही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ना हरित लवक में हरा रंग आता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो पत्तियों का रंग होता है, तनों का रंग होता है, वो हरा किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। या आप हरित लवक कह दोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि एक सामान्य पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। एक सामान्य पादप कोशिकाओं में 1 से 80 तक की संख्या में पर्णहरित पाए जाते हैं। एक जो सिंपल पादप होते हैं, जो साधारण पेड़ पौधे होते हैं, उनके एक कोशिका में, कितने कोशिका में, एक कोशिका में कितने पर्णहरित पाए जाते हैं, तो 1 से लेकर 80 तक पाए जाते हैं। यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, काफी मार्केबल चीज है ये कि एक सामान्य पादप कोशिकाओं में
कितने हरित लवक पाए जा सकते हैं? तो 1 से लेकर 80 तक हरित लवक पाए जा सकते हैं। इसको हम परहेज भी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अब देखो, जो हरित लवक होता है ये किस में सहायक होता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक। तभी कैसे? तो हरित लवक की वजह से, यानी प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो सूरज से प्रकाश आती है उस प्रकाश को ये अब्सॉर्ब करता है। और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? जो पत्ती होता है ना, पत्ती के जो ऊपरी सतह होता है, ऊपरी सतह पर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसको रासायनिक बंधन में तोड़ देता है, जिसकी वजह से पत्तियों में पौधों के लिए भोजन तैयार होता है। पत्तियों में पौधों के लिए भोजन तैयार होता है। इसी के वजह से हरित लवक को हम लोग पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों का रसोई घर है वो क्या है? पत्तियां है। लेकिन पत्तियों में किस तरह से भोजन तैयार होता है? तो हरित लवक की वजह से ही तैयार होता है। इसलिए इसे कहा जाता है, ठीक है, कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हम लोग हरित लवक को कहते हैं। तो आपने हरित लवक अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझते हैं वणि लवक। इसके बारे में समझते हैं वणि लवक। ठीक है, वणि लवक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वणि लवक हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, यह रंगीन होता है। वणि लवक कैसा होता है? रंगीन होता है। ठीक है, इसमें पीले, नारंगी तथा लाल रंग के रजक पाए जाते हैं। रजक को आप पिगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको पिगमेंट कहते हैं। तो वणि, सबसे पहला क्वेश्चन कि वणि लवक कैसा होता है जी? तो वणि लवक होता है रंगीन। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कलर पाए जाते हैं, कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? तो पीले पाए जाते हैं, नारंगी पाए जाते हैं और लाल पाए जाते हैं। पीले, नारंगी, लाल, ये 3 कलर पाए जाते हैं वणि लवक में। ठीक है, अब वणि लवक में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है और कैरोटीन नामक पदार्थ की वजह से क्या होता है जी? यह फलों, फूलों और बीजों के रंग को प्रदान करता है। ठीक है, वणि लवक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। और कैरोटीन नामक पदार्थ की वजह से क्या होता है? जो फलों का रंग होता है, फूलों का रंग होता है, बीजों का रंग होता है, वो वणि लवक की वजह से। आप देखोगे कि जैसे कि आप देख लो, आम देख लो, आम पकने के बाद से कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। पीला क्यों होता है? इस वणि लवक की वजह से होता है। फूल देखे हो, फूल जैसे कि आप रोज गुलाब का फूल देखे हो, तो गुलाब का फूल लाल क्यों होता है? वणि लवक की वजह से हो जाता है। ठीक है, आप कनैल का फूल देखो जो पीला पीला होता है, किसकी वजह से होता है? इस वणि लवक की वजह से होता है। यानी आप कह सकते हो कि जो फूलों का रंग होता है, पत्तियों का रंग होता है, तनों का रंग होता है, फलों का रंग होता है ना, किसकी वजह से होता है? वणि लवक के वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं अवणि लवक। इसके बारे में हम समझेंगे अवणि लवक। ये अवणि लवक क्या होता है? तो ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके उल्टा, किसके? वणि लवक का उल्टा। क्योंकि वणि लवक कैसा होता है? वणि लवक रंगीन होता है, तो ये अवणि लवक रंगहीन होता है। मतलब इसका कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? तो देखिए, यह फलों, फूलों और बीजों के कोशिकाओं में पाया जाता है। अवणि लवक कहाँ पाया जाता है? तो फलों में, फूलों में और बीजों के कोशिकाओं में पाया जाता है। और उस कोशिकाओं में किस चीज का काम करता है? तो कोशिकाओं में भोजन संग्रह का काम करता है, यानी भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। आप देख लो, जैसे कि पेड़ पौधों में भोजन तैयार होता है। आपको पता है कि पेड़ पौधों में जो भोजन तैयार होता है किसके द्वारा होता है? तो वो भोजन तैयार होता है पत्तियों के द्वारा। और पत्तियों में किसके द्वारा, किसकी मदद से तैयार होता है? तो हमारा हरित लवक है ना, ये वाला, ये जो हमारा पाठ हो गया हरित लवक, हरित लवक के द्वारा होता है। अब तो पत्तियों में तो भोजन तैयार हो गया, तो पत्तियों में भोजन तैयार हो जाता है, तो उस भोजन को एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा भेजा जाता है? तो उसमें पाए जाते हैं उत्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम उत्तक। क्या कहते हैं? फ्लोएम उत्तक। तो पत्ती होता है ऊपर, और ऊपर से फ्लोएम उत्तक के द्वारा भोजन को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, चारों तरफ बांट दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग
भोजन करते हैं, ठीक है। तो भोजन कर लेते हैं और जो बचा हुआ रहता है उसको कहीं स्टोर कर देते हैं बाद में खाने के लिए, ठीक है। ठीक वैसे ही पौधों में भी भोजन स्टोर होता है। अगर पौधों में भोजन स्टोर नहीं हो तो रात्रि के समय कैसे वो अपना काम चलाएंगे, क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो जो दिन में भोजन तैयार होता है उसी तैयार भोजन को वो सुरक्षित रख लेते हैं, और वो सुरक्षित किसके द्वारा रखते हैं, तो अवर्णी लवक के द्वारा रखते हैं। किसके द्वारा, अवर्णी लवक के द्वारा। अवर्णी लवक क्या करता है, पत्तियों में, फलों में, है ना, फूलों में पौधों का भोजन को स्टोर करता है, पौधे को भोजन, पौधे का जो भोजन होता है उसको इकट्ठा करता है। अब जैसे आप कह सकते हो कि सर हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग का जो भोजन होता है दाल चावल रोटी आटा, यही ना भोजन होता है। पेड़ पौधों का क्या भोजन हो सकता है, पेड़ पौधों का क्या भोजन हो सकता है, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो करते हैं, तो उनमें क्या तैयार होता है, क्या बनता है जिसकी वजह से वो अपना भोजन करते हैं। तो याद रखना उनमें बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज आगे चल के छोटे छोटे सिंपल यौगिकों में टूटता है, और उसके बाद से वही छोटे छोटे सिंपल यौगिक पेड़ पौधों के पत्तियों में, फलों में, तनों में स्टोर किया जाता है। किसके द्वारा, अवर्णी लवक के द्वारा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आलू में पाए जाने वाला अवर्णी लवक को इमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अब आलू में जो अवर्णी लवक पाया जाता है उस अवर्णी लवक को क्या कहते हैं, इमाइलोप्लास्ट कहते हैं। कोई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि आलू में पाए जाने वाले अवर्णी लवक को क्या कहा जाता है, इमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जो स्टार्च का संग्रह करता है। आलू में स्टार्च का संग्रह कौन करता है, तो अवर्णी लवक करता है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दूं, एक बार रिवीजन करवा दूं। हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कोशिका अंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रखा, जैसे सबसे पहले फ्लेमिंग ने इसका नाम फाइला रखा, ऑल्टमेन ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा, तथा बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जितने यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जिन कोशिकाओं का यूकैरियोटिक कोशिका हम ऐसे कह सकते हैं जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, उन विकसित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। मैं आपको कुछ रिवीजन करवा दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि कोशिका के लिए भोजन का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र, और एक चक्र में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। यानी जो कोशिकाओं में ऊर्जा बनता है उसके इकाई को, उसके अणु को हम लोग एटीपी कह सकते हैं, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कह सकते हैं। तो कोशिकाओं में जो ऊर्जा बनता है वो क्या होता है, एटीपी के रूप में होता है। तो एक चक्र जब पूरा होता है कोशिकाओं में तो कितना ऊर्जा बनता है, 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है। अब इसके बाद से मैंने आपको बताया था इसके आकार के बारे में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है या तो वो छड़ के जैसा होता है या गोल होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा लवक के बारे में। लवक की खोज किसने की थी, लवक क्या है, तो कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अंग होता है। इसकी खोज किसने की थी, A.W. सिम्पर। किसने की थी, A.W. सिम्पर ने की थी। रंग के आधार पर लवक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है वर्णी लवक या ब्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हरित लवक होता है, जो जितने नए पत्ते होते हैं, है ना, तने होते हैं, उन नए पत्तों और तनों में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पत्तियों के जो रंग होते हैं ना, ठीक है, रंग को प्रदान करता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग प्रदान होता है। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में ये जो हरित लवक होता है पेड़ पौधों को मदद करता है, क्योंकि यह सूरज से प्रकाश को अवशोषित करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसलिए हरित लवक को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहते हैं, रसोई किचन भी कहते हैं हम, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया था कि जो एक सामान्य
पादप कोशिका होती है, उन सामान्य पादप कोशिकाओं में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक पाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा वणि लवक के बारे में। वणि लवक क्या होता है? रंगीन होता है। क्या होता है वणि लवक? रंगीन होता है। ठीक है, इसमें पीले, नारंगी तथा लाल रंग के रजक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। वणि लवक में क्या होता है? पीले, नारंगी, लाल रंग के रजक पाए जाते हैं। वणि लवक में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से फलों का रंग, फूलों का रंग, पत्तियों का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे फलों का रंग, जैसे फलों का रंग पीला होता है, कभी कभी लाल होता है, जैसे सेब हो गया उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, फूलों का रंग कभी सफेद होता है, कभी लाल होता है, कभी पीला होता है, अलग अलग फूलों का रंग होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से आता है? वणि लवक की वजह से आता है। ठीक है, अब उसके बाद से मैंने आपको बताया था अवणि लवक। अवणि लवक क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी वणि लवक का ठीक विपरीत होता है, ये रंगहीन होता है ना। यह फलों, फूलों और बीजों में पाया जाता है। अवणि लवक किसमें पाया जाता है? फलों में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है और बीजों में पाया जाता है। आखिर ये किस चीज का काम करता है? जो पत्तियां होती है, भोजन तैयार करती है, उसके तैयार भोजन को यह पत्तियों में, तनों में, फलों में जहां जगह होता है वहां पर इसको स्टोर कर देता है, वहां पर इसको इकट्ठा कर देता है। ठीक है, मैंने आपको एक और पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो अवणि लवक होता है, अवणि लवक आलू में जो पाया जाने वाला अवणि लवक होता है, जिसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जो स्टार्च के रूप में, किस रूप में? स्टार्च के रूप में भोजन को इकट्ठा करता है, स्टार्च के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही देखा। ठीक है, कल के वीडियो में इसके बाद वाला जो जैसे राइबोसोम हो गया है ना, और राइबोसोम क्या होता है, तो इसको हम लोग कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इसके अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाबू आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।